हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, आज का टॉपिक लेकर के आए हैं आपके आरोग्यम बैच के अंदर। जी हां, आरोग्यम बैच जिसमें आपका सारा कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहां आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, जिस टॉपिक को हम क्या कहेंगे, स्टरलाइजेशन कहेंगे। तो आज आपको मैं समझाऊंगा स्टरलाइजेशन क्या होता है, साथ में टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन के ऊपर हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और स्टरलाइजेशन की कुछ हम डेफिनेशन या टर्म्स भी पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहने वाला है स्टरिलाइजेशन। प्यारे बच्चों, स्टरलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके लिए पूछे जा सकते हैं, तो इन सवालों को आप अच्छे से तैयार करिएगा। कौन कौन से सवाल आपके सामने आएंगे, देखिए। सबसे पहला ऑटोक्लेव का सवाल मोस्ट कॉमन है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। ऑटोक्लेव से मशीन से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं आपसे। हॉट एयर ओवन का सवाल आ सकता है, या स्टरलाइजेशन क्या होता है, कुछ टर्म्स के ऊपर सवाल आ सकता है। सबसे पहली बात, स्टरलाइजेशन क्या होता है, देखिएगा। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी नेकेड आई के द्वारा हम नहीं देख सकते, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो ऐसे माइन्यूट माइन्यूट ऑर्गेनिज्म से जो हमारी आंखों से हम ना देख पाए, उन सबको हमने क्या बोला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला। यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करने लग जाए, बीमारी कॉज करने लग जाए, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना कहते हुए पैथोजेंस कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एनी ऑर्गेनिज्म that cannot be seen, that cannot be seen by naked eye, that cannot be seen by naked eye, इसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया की कैटेगरी आ सकती है, वायरस आ सकती है। इनको नहीं देख सकते आप आंखों से, तो इन्हीं को आप क्या कहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इन्हीं को आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में जाकर के बीमारी कॉज करने लग जाए, क्या कॉज करने लग जाए, बीमारी कॉज करने लग जाए, तो उसको आप पैथोजन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, पैथोजन कहेंगे। तो पैथोजन का मतलब क्या होता है, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म that causes disease in patient called as pathogen, तो इसको क्या कहेंगे, पैथोजन कहते हैं। अब बात आई कि स्टरलाइजेशन क्या चीज है। तो देखो प्यारे बच्चों, स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, आज जो आप पढ़ोगे वो एक ऐसे प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे कि जिसके अंदर हम बीमारी कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके स्पोर्स को, दाने जो होते हैं, अंडे जो होते हैं, उनको खत्म कर देना, उसी को स्टरलाइजेशन कहते हैं। मकसद क्या है आज के स्टरलाइजेशन समझाने का, कि आप काम करेंगे ओटी के अंदर, इंस्ट्रूमेंट्स गंदे हो जाएंगे। अब आप कैसे साफ करेंगे, वॉशिंग करके, या फिर कोई टीबी वाला वार्ड है, उस वार्ड के अंदर हमें कोई गैस बिना छोड़े हम उसको सफाई करें, तो पोछे से क्या काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। स्टरलाइजेशन प्रोसेस आना चाहिए। तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच microorganisms and their spores and their spores are killed। स्टरलाइजेशन वो टेक्निक है जिसमें स्पोर्स
किल कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे भाई? स्टरलाइजेशन में स्पोर्स किल कर दिए जाएंगे, दाने किल कर दिए जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर दिए जाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और आपके स्पोर्स दोनों खत्म कर दिए जाए, उनको स्टरलाइजेशन कहते हैं। अब आपको यहां समझना है, कुछ टर्म्स आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आएंगी। जैसे कि पहली एक और टर्म लेकर के चलते हैं। एक टर्म आएगी बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल, इन पे आपसे पूछेंगे बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है ऐसा कोई भी केमिकल, ऐसा कोई भी आपने प्रोसेस किया जिसके द्वारा बैक्टीरिया मर रहे हैं, पूरे के पूरे बैक्टीरिया मर रहे हैं। याद रखिएगा, इनएक्टिव नहीं हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनको कहा जाता है बैक्टीरियोसाइडल। इट इज अ प्रोसेस in which bacteria are killed, in which bacteria are killed, बैक्टीरिया मर जाएं, बैक्टीरियोसाइडल कहेंगे। यदि शब्द आता है बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक, तो यहां मतलब समझिएगा, बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है कोई दवा, कोई एजेंट, कोई आपने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज में लिया जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है पहले 50 बैक्टीरिया थे उस जगह पे, वो 50 से 100 नहीं होने दिए हमने, मल्टीप्लिकेशन नहीं होने दिया, उनका पैदावार बढ़ने नहीं दी, उसको कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। तो यहां इट इज अ, इट इज अ कंडीशन इन विच मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन of bacteria, of bacteria is prevented, is prevented। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को प्रिवेंट किया गया, इसको कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक कहा जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, सेप्सिस, अगली शब्द समझिएगा, सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी में आना और आकर के डिजीज कॉज करना। तो यहां पर आप समझिएगा सेप्सिस का क्या मतलब है। सेप्सिस का मतलब होता है रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, या फिर बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन या प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, की इन्फेक्शन का प्रेजेंट होना को सेप्सिस कहते हैं। यदि कोई शब्द बोल दे कि मेरे खून के अंदर बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया, डॉक्टर बोलते हैं इसकी डेथ हो गई सेप्टिसीमिया की वजह से। तो सेप्टिसीमिया का मतलब क्या होता है? सेप्टिसीमिया का मतलब होता है कि कभी आपके खून के अंदर इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उसी को सेप्टिसीमिया कहते हैं। सेप्टिसीमिया क्या होती है? इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन in which microorganism enter and multiply, enter and multiply in blood। तो कहां पर? इन ब्लड, ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किए, मल्टीप्लाई करने लग गए, उस कंडीशन को आप कहेंगे सेप्टिसीमिया। अब हमें बॉडी के अंदर सेप्टिसीमिया, सेप्सिस करना है या फिर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रहना है? तो जब शब्द आ जाए फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इसको कहते हैं एसेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब क्या होता है? एब्सेंट ऑफ इन्फेक्शन, एब्सेंट ऑफ इन्फेक्शन, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, फ्री फ्रॉम
इन्फेक्शन। एब्सेंट फ्रॉम इन्फेक्शन या फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, आपका दोनों चीजें क्या है, एसेप्सिस कहा जाता है। प्यारे साथियों, तो एसेप्सिस का मतलब है इन्फेक्शन से फ्री रहना। तो इन्फेक्शन से फ्री इंसान भी रहते हैं और इंसान के आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी फ्री रहते हैं। तो यहां समझिएगा, यदि कोई आर्टिकल है और जिस आर्टिकल के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको कहते हैं फोमाइट्स। क्या कहते हैं, फोमाइट्स। तो फोमाइट्स मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। और वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है, वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या कर रखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रख रखा है। तो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मैंने पेन है, मैंने गंदे हाथ थे टीबी वाले पेशेंट से लगाए थे, मैंने इसको टच कर दिया, इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा, ये फोमाइट बन गया। चेयर आपकी फोमाइट्स हो सकती है, एसी आपका, पंखे आपके, कूलर, कुछ भी फोमाइट हो सकता है जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा होगा, वो सब क्या होंगे, वो सब फोमाइट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फोमाइट्स कहेंगे। एनी नॉन लिविंग, एनी नॉन लिविंग सब्सटेंस that consist of, that consist of any non-living substance that consist of, ऐसे कोई भी नॉन लिविंग सब्सटेंस जो कंसिस्ट करते हो, कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज फोमाइट्स, कॉल्ड एज फोमाइट्स। तो इनको कहेंगे फोमाइट्स कहेंगे, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रहे उसी को क्या कहते हैं, फोमाइट्स कहा जाता है। अब इन फोमाइट्स को साफ करना है तो आप जो प्रोसेस से साफ करते हैं उसको कहते हैं डिसइंफेक्शन। तो यहां याद रखिएगा, ये शब्द आपको मैं बता रहा हूं, इन शब्द का एक एक लिंक है। तो डिसइंफेक्शन, क्लीनिंग ऑफ, क्लीनिंग ऑफ फोमाइट्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन, is called disinfection. Cleaning of fomites from microorganism is called fomites, is called disinfection। कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फोमाइट्स पे है और वो फोमाइट्स को हम साफ कर रहे हैं, इसको कहते हैं डिसइंफेक्शन। और जिसके द्वारा साफ किया जाता है उसको फोमाइट्स के ऊपर जो केमिकल डालोगे उसको कहा जाएगा डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, हम डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं। डिसइंफेक्टेंट, तो यहां डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं। डिसइंफेक्टेंट, इनफेक्टेंट, एनी केमिकल used to clean, used to clean fomites and surface is called, is called disinfectant, disinfectant। एग्जाम्पल, फिनॉल। अगर कोई केमिकल या ऐसा केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सामान को भी साफ करे, जमीन को भी साफ करे, तो याद रखिएगा उसको डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। अब प्यारे साथी, ये जो डिसइंफेक्टेंट की बात कर रहे हैं, फोमाइट्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर एक और यहां समझने की बात है कि हमने स्टरलाइजेशन जो बात कर रहे थे, स्टरलाइजेशन, इसका क्या मतलब निकलता है कि हम पेशेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर रहे हैं। तो स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके स्पोर्स को हम मार देते हैं। तो क्या करते हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच, इट इज अ प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्स आर किल्ड।
ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर्स को मार देते हैं। स्टरलाइजेशन दो प्रकार से होता है, वो कौन कौन से? इट कैन बी डन इन टू वेज। स्टरलाइजेशन दो प्रकार से होता है। पहला होता है फिजिकल स्टरलाइजेशन, फिजिकल स्टरिलाइजेशन एंड केमिकल स्टरलाइजेशन। या तो आप बैक्टीरिया वायरस को मारना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पर या तो फिजिकल कर सकते हैं कि हीट के द्वारा, इनके द्वारा, या केमिकल डाल के। तो यहां याद रखिएगा फिजिकल और केमिकल दो प्रकार से। तो स्टरलाइजेशन में एक चीज यहाँ याद रखिएगा, स्टरलाइजेशन में एस भी होता है और जेड भी होता है, तो दोनों चीजें परफेक्ट है। तो यहाँ आपका सबसे पहली बात लेता हूं फिजिकल स्टरलाइजेशन। फिजिकल स्टरलाइजेशन, फिजिकल स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है? हम केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें, उसके अलावा जितने इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज का, उनको कहते हैं फिजिकल। सूरज की रोशनी, रेडिएशन, फिल्टर्स, के बाद हीट, ये सब क्या है? फिजिकल स्टरलाइजेशन है। तो आपको बताता हूं कौन कौन से स्टरलाइजेशन होते हैं। सबसे पहला आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड, देखो फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है? छानना। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जैसे चाय छानने की छन्नी होती है, उसी तरीके से मेम्ब्रेन होती है, नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन में से हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया वायरस को छानते हैं। जैसे ब्लड बनाते हैं, ब्लड अगार बना रहे हैं या वैक्सीन बना रहे हैं, सीरम तैयार कर रहे हैं, उसमें फिल्टर का यूज किया जाता है। तो एक तरीका तो क्या है बैक्टीरिया वायरस से स्टरलाइज करने का? छान दीजिए बैक्टीरिया वायरस को। इट इज अ मैथड, it is a method in which it is a method in which a nitrocellulose membrane is used. Membrane is used. Nitrocellulose membrane is used of thickness, of thickness 0.012 to 0.22 which help to which help to filter which help to filter blood, serum, वैक्सीन एक्सेट्रा। तो ये क्यों काम में आती है कि ब्लड की सीरम, वैक्सीन को अगर हमें साफ करना है, फिल्टर करना है, तो एक नाइट्रोसेल्यूलोज के मेम्ब्रेन लेकर के उससे हम साफ कर सकते हैं। बट ड्रॉबैक इसका ये होता है कि जो वायरस होते हैं वो इजीली इसमें से पास हो जाते हैं। मान लीजिए छन्नी जो होती है उसमें से, नाइट्रोसेल्यूलोज वाली छन्नी में से माइक्रोबैक्टीरियम, जो भी बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम हुए या कोई सी बैक्टीरिया, वो तो वहीं रुक जाएंगे, पर वायरसेस है वो निकल के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ it has a drawback, it has a drawback that virus can pass, that virus can pass from it, can pass from it, वायरस उसमें से पास हो जाएगा, पहली बात। तो पहला फिजिकल मेथड क्या है? फिल्ट्रेशन। सेकंड मेथड के ऊपर बात करें कि हमारा सेकंड मेथड होता है हीट के द्वारा, हीट मेथड। तो by exposing the by exposing the material to material to heat leads to sterilization। ठीक है, बाय एक्सपोजिंग द मटेरियल टू हीट लीड्स टू स्टरलाइजेशन। अगर हम गर्मी प्रोवाइड करें, कोई मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब है या कोई भी जो आपका आर्टिकल है, इंस्ट्रूमेंट है, उनको अगर हम हीट में तपाते हैं तो उस तपाने से भी बैक्टीरिया वायरस मर जाएंगे।
अब यहां समझिएगा हीट दो प्रकार की है। एक हीट जिसमें पानी को वेपोराइज करके गर्म करके उसकी भाप से हम बैक्टीरिया वायरस को मार रहे हैं, और एक हीट होती है डायरेक्ट, हम पानी का यूज नहीं कर रहे, डायरेक्ट हीट में किसी भी चीज को रख रहे हैं। तो यहां याद रखिएगा, बाय स्टरलाइजेशन बाय हीट, स्टरलाइजेशन बाय हीट occur in two ways, occur in two ways, that is that is dry heat, dry heat sterilization, dry heat sterilization, and moist heat, moist heat स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है। अब ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में समझिएगा, जैसे कि आपका पहला स्टरलाइजेशन लेके चलते हैं, फर्स्ट स्टरलाइजेशन ड्राई हीट। ड्राई हीट में ड्राई हीट स्टरलाइजेशन occur by introducing articles directly to heat, आर्टिकल्स को डायरेक्टली हीट में एक्सपोज कर दें। जैसे कि पहला होता है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में मतलब क्या होता है, आग जली हुई है, फ्लेम जली हुई है, उस फ्लेम के अंदर मैंने क्या किया, कोई भी स्काल्प स्काल्प हुए या टोंग हुई, वो उनको कोई भी मेटल वाली जो भी चीज़ मुझे स्टरलाइज करनी है उसको हीट में ला दिया। हीट में लेकर के आए, गर्मी की वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये फ्लेमिंग कहलाती है। तो फ्लेमिंग में डायरेक्ट हीट पे लगा रहे हैं, तो यहाँ फ्लेमिंग में बाय हीटिंग मटीरियल लाइक scalps, forceps इन फायर। आग के अंदर हमने इन चीजों को स्टरलाइज किया। मान लीजिए एक होता है रेड हीट। रेड हीट का मतलब होता है कि भाई एक तो होती है आग जो, ठीक है, नीली नीली सी आग हो रही है, बट एक जो होती है तेज पावर से आग निकलती है रेड कलर की, बिल्कुल पावरफुल जो आग होती है, उसके अंदर भी हम रेड हीट कहते हैं उसको, उसमें भी स्टरलाइज करते हैं। तो मोस्ट पावरफुल हीटिंग फ्लेम यूज टू स्टरलाइज मटीरियल। बहुत ज्यादा पावरफुल है जो हीट, रेड हीट उसको कहते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड जो होती है, ग्लास स्लाइड्स को हम स्टरलाइज कर सकते हैं। स्काल्प्स होते हैं, स्काल्प को स्टरलाइज कर सकते हैं। ब्लेड्स को स्टरलाइज करते थे पहले के जमाने में, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजों को स्टरलाइज करते हैं रेड हीट। एक आता है इंसिनरेशन वाली हीट। क्या? इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है जला देना। अब क्या जला देना भाई? इंसिनरेशन का मतलब ये भी एक रेड हीट का तरीका है। इंसिनरेशन में बैंडेजेस, ड्रेसिंग या कोई भी एनाटॉमिकल पार्ट, उन पार्ट को हीट में रखना और रख करके जला देना, आग लगा देना। ठीक है, एक तो क्या होता है, एक तो मैंने बर्नर है, बर्नर के ऊपर ये आग जल रही है, बर्नर के ऊपर स्काल्प या कोई भी फोर्सेप को लाया, गर्म किया तो स्टरलाइज हो गया वो अलग बात है। एक ये हुआ कि मैंने कपड़ा है, उस कपड़े में आग लगा दी और कपड़ा ही जला दिया, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये भी मैटर है क्या, स्टरलाइजेशन का। यदि पेशेंट के कपड़े या कोई पार्ट आ जाए जो इन्फेक्टेड है, तो उनको हम क्या करते हैं, स्टरलाइज कर देते हैं, इंसिनरेशन करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कोविड के टाइम के अंदर जैसे कई पेशेंट्स थे जो कोविड पॉजिटिव थे, उनको स्टरलाइज करने के लिए क्या किया गया, इंसिनरेशन में डाला गया, इंसिनरेशन मशीन में, और उनको पूरा का पूरा खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो स्टरलाइजेशन का मतलब है बैक्टीरिया वायरसेस को खत्म कर देना।
sterilization, incineration. It is a process in which material like patient paddings, comma, anatomical parts, anatomical parts are burned is called incineration. Are burned is called incineration. एनाटॉमिकल पार्ट या पैडिंग्स जो भी है जो इन्फेक्टेड है उनको सबको जला देना इंसिनरेशन कहा जाता है। प्यारे साथियों, यहाँ एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता था जिसको कहते हैं हॉट एयर ओवन। आज के ज़माने में मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ ये सब खत्म हो चुकी है, ज़्यादातर जगह पे नहीं यूज़ में लिया जाती क्योंकि ऑटोक्लेव आ गया है। बट फिर भी हमारे सवाल के तौर पे हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ एक सवाल आया, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या था? एक ऐसी मशीन थी, उस मशीन के अंदर हीट प्रोड्यूस की जाती थी और सारे आर्टिकल्स उसके अंदर रख देते थे। जैसे कि आपका ओवन होता है वैसे ही थी, वह सारे आर्टिकल्स उसमें रखते थे और हीट की वजह से वो बैक्टीरिया वायरस मर जाते थे। बस इसकी खामी ये थी कि 160 डिग्री पर गर्म होता था और 1 घंटा लगाता था, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। इट इज अ machine in which machine in which articles are placed like dressing powder, dressing powder, plates, forceps, glass slides, test tubes, cloth, gowns. It is a machine in which articles are placed, like ये article place करते हैं in 160 degree heat for 1 hour. It is a dry heat. It is a dry heat mechanism. ये एक ड्राई हीट मैकेनिज्म है, पहले के ज़माने में काम में लिया जाता था। 160 डिग्री पे सारे सामान को अंदर रखते थे, एक 1 घंटे तक उस सामान को गरमाया करते थे और फिर उसके बाद स्टरलाइज करते थे। तो ये हॉट एयर ओवन, इंसनरेशन, ये सब ड्राई हीट के तरीके हैं। फिर आता है प्यारे बच्चों मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट का मतलब क्या होता है? वाटर का यूज में लिया जा रहा है कि पानी को हम क्या कर रहे हैं, पानी को वेपोराइज्ड कर रहे हैं, हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर बैक्टीरिया वायरसेस को मार रहे हैं, उबाल रहे हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहला एक तरीका आता है जिसको कहते हैं पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन का मतलब लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था। और आप सभी जानते हैं पास्चराइजेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें दूध को, मिल्क को उबाला जाता है और उबालने के साथ साथ उसको क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। तो बैक्टीरिया वायरसेस जो भी होंगे वो मर जाएंगे। तो ये पास्चराइजेशन मेथड कहलाता है। तो पास्चराइजेशन जो मेथड होता है प्यारे बच्चों, इसमें 63 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं। तो अगर आप 63 डिग्री सेल्सियस पे दूध को उबाल रहे हो 30 मिनट तक, इसको तो कहते हैं होल्डर मेथड। और एक होता है फ्लैश मेथड। फ्लैश मेथड में इतनी गर्मी तुरंत दी 72 डिग्री तक कि 15 से 20 सेकंड में वो स्टरलाइज हो जाए। तो यहां पास्चराइजेशन, इट इज अ मेथड इन विच मिल्क इज प्यूरिफाइड, milk is purified by heating, boiling at
at 63 degrees Celsius for 30 minutes. Holder method. And 72 degrees Celsius for 15 to 20 second. Flash method. पाश्चराइजेशन के अंदर दूध को हम क्या कर रहे हैं, दूध को हम उबाल रहे हैं, और उबाल इस तरीके से रहे हैं कि पेशेंट के जो भी जितना भी दूध है वो दूध सारा का सारे में से बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाए। और ये दो तरीके से कर रहे हैं, फ्लैश मेथड, होल्डर मेथड। फ्लैश में तुरंत करते हैं 72 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा के, फ्लैश में 72 डिग्री तक, और होल्डर में 30 मिनट में आपको पहुंचाना है टेम्परेचर कितना, 63 डिग्री। इससे बैक्टीरिया वायरस मर जाएंगे, बट कुछ थोड़े बहुत फिर भी रह जाते हैं। यदि दूसरे तरीके की मेथड की बात करूं तो एक और मेथड आता है, उसको कहते हैं वैक्सीन बाथ। वैक्सीन बाथ, ये अलग अलग टेक्निक है अलग अलग चीजों को स्टरलाइज करने की। वैक्सीन बाथ का मतलब क्या होता है, वैक्सीन जैसे आप जानते हैं बैक्टीरिया वायरस से निकालते हैं। अगर वैक्सीन के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया रह गए तो बीमारी कॉज कर देंगे। तो वैक्सीन बात का मतलब क्या होता है, एक पानी के अंदर एक स्टीम होती है, एक भाप जैसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो 60 मतलब यहाँ पे 1 घंटे के लिए 60 डिग्री सेल्सियस पे वो वैक्सीन को हम रखते हैं, तो हार्मफुल बैक्टीरिया सारे के सारे मर जाते हैं। इट इज अ मैथड इन विच vaccine are vaccines are kept in flowing steam for 1 hour at 60 degrees Celsius temperature। माने कि आप क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन बात जो होती है, उस वैक्सीन बात के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम वैक्सीन बात के अंदर पेशेंट को एक टेम्परेचर, माने कि जितनी भी वैक्सीन होगी उस पे वैक्सीन को हम एक टेम्परेचर पे रखेंगे, और स्टीम, बहती हुई स्टीम के बीच में हम उसको रख देंगे। के अलावा एक और टेक्निक होती है इंस्ट्रूमेंट्स को साफ करने की, वो होती है बॉइलिंग मेथड। बॉइलिंग मेथड में क्या होता है प्यारे बच्चों, कि हमने कोई भी आर्टिकल हुआ, उस आर्टिकल को हमने 50 से 70 डिग्री पे उबाला, बॉईल किया, और वो आर्टिकल होना चाहिए जो नॉन रस्ट वाला हो, रस्ट ना हो, तो बॉईल किया 1 घंटे तक हमने उसको बॉईल किया लगभग, और बॉईल करने के बाद बैक्टीरिया को मारा। तो ये इजी तरीका है हीटिंग या बॉइलिंग द आर्टिकल्स एट 50 to 70 degrees Celsius for about 30 to 1 hour time leads to bacteria microorganism sterilization। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टरलाइजेशन को कॉज करता है। और मेजर तरीका जो होता है उस तरीके को कहते हैं ऑटोक्लेव। ये याद रखिएगा ऑटोक्लेव क्या होता है। देखिए ऑटोक्लेव आपको दिखाता हूँ, ऑटोक्लेव ये है, ऑटोक्लेव मशीन देख रहे हैं आप, इस ऑटोक्लेव मशीन कहते हैं। ऑटोक्लेव इतना अच्छा तरीका है, आज के ज़माने में सारे तरीकों को छोड़ दें, बट ये तरीका हमें याद होना चाहिए। तो ऑटोक्लेव एक ऐसा तरीका जिसमें हीट को, मतलब पानी को वेपराइज करते हैं, मॉइस्ट हीट करते हैं। आप जानते हैं स्टीम, स्टीम में बहुत ताकत होती है, 518 केसीएल का 1 ग्राम पानी को भाप बनाने में 518 केसीएल लगती है। तो 518 की पावर को हम इसके अंदर पैक करते हैं और आर्टिकलों को इसके अंदर डालते हैं, वो सारा आर्टिकल स्टरलाइज हो जाता है। तो ये जो टेक्निक है इसको कहते हैं ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव मशीन का जो टेम्परेचर होता है 121 डिग्री पे करते हैं। तो इट इज अ मशीन इन विच machine in which steam is used to sterilize
आर्टिकल्स at 121 degree Celsius for 15 to 20 minutes at 15 pound per inch pressure. ठीक है, तो यहाँ क्या किया जा रहा है, 121 डिग्री पे हम 121 डिग्री पे आर्टिकल्स को रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए 15 पाउंड के प्रेशर के साथ, तो वो क्या होगा, ऑटोक्लेव होगा। तो ऑटोक्लेव जो होता है प्यारे बच्चों, यहाँ याद रखिएगा, मॉइस्ट हीट यूज में ली जाती है, मॉइस्ट हीट इज यूज्ड इन दिस ऑल आर्टिकल्स कैन बी स्टरलाइज्ड। इसके अंदर सारे आर्टिकल्स को स्टरलाइज कर सकते हैं। तो इसके टाइप्स आते हैं, जैसे कि ऑटोक्लेव का सिंपल आयरन जैकेट ऑटोक्लेव, आयरन जैकेट ऑटोक्लेव जो अभी दिखाया था वो आयरन जैकेट ऑटोक्लेव है। फिर आता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर ऑटोक्लेव, और तीसरा आता है हाई प्रेशर हाई वैक्यूम। ये ऑटोक्लेव के कुछ तरीके होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सामान को रख सकते हैं। तो बेहतर आज के ज़माने में ऑटोक्लेव यही काम में आता है। अब देखिएगा, ऑटोक्लेव, एक सवाल आया था, ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन में क्या अंतर होता है। ऑटोक्लेव 121 डिग्री पर ही स्टरलाइज कर देता है, हॉट एयर ओवन में आपको 161 पे लेकर के जाना पड़ता है, वहां 1 घंटा लगता है, या 15 से 20 मिनट में आपका आर्टिकल स्टरलाइज हो जाएंगे। चलिए, हीट के बाद आपका अगला मेथड, फिजिकल मेथड जो होता है वो है रेडिएशन। रेडिएशन मेथड क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज या वेरियस रेज का इस्तेमाल करके हम स्टरलाइज करते हैं किसी भी आर्टिकल को। जनरली जो आर्टिकल रेडिएशन से स्टरलाइज करते हैं वो रिन्यूएबल आर्टिकल्स होते हैं, प्लास्टिक आर्टिकल्स जैसे कि ग्लव्स हुए, कैथेटर हुआ, उनको हम स्टरलाइज करते हैं। इट इज अ type of physical sterilization, type of physical sterilization in which reusable plastic materials are sterilized, like gloves, catheter, bags, etc. by use of cobalt 60 rays, gamma rays, etc. रेडिएशन में आप इन सारी चीज़ों को स्टरलाइज कर रहे हैं। जैसे कोई भी मटेरियल आया, कोई भी मटेरियल हो जो रीयूजेबल है, मान लीजिए ग्लव्स है प्लास्टिक है, अब उसको रीयूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको स्टरलाइज करना पड़ेगा, मेल्ट करके फिर दोबारा बनेगा। तो यहाँ हम इन रेज का इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं। यूवी रेज का भी एक बहुत अच्छा ज़रूरत है। यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आती है, वो लार्जेस्ट सोर्स होता है नदी के पानी को साफ करने का। यूवी रेज help to sterilize river water and tank water। नदी का पानी और टैंक वाटर को स्टरलाइज करने का योगदान होता है यूवी रेस का। अब यूवी रेस के बाद प्यारे बच्चों यहाँ समझिएगा, जैसे यूवी रेस होती है के अलावा हमें एक और समझना पड़ेगा कि स्टरलाइजेशन का एक टेक्निक केमिकल भी है, कि अगर कई केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन केमिकल्स का भी इस्तेमाल से क्या हो सकता है, स्टरलाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पर आपका अगला जो है वो केमिकल मेथड होता है। तो हमारा सेकंड है केमिकल स्टरलाइजेशन।
केमिकल स्टरलाइजेशन, यूज ऑफ केमिकल्स टू स्टरलाइज द फोमाइट्स। फोमाइट्स को स्टरलाइज करना है तो हमें केमिकल्स का यूज करना है, जैसे कि सबसे पहला केमिकल आता है फिनॉल। पोछा लगाने के लिए जो केमिकल यूज में लेते हैं फिनॉल लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हॉस्पिटल में अगर यूज ले रहे हैं तो क्या क्या लेते हैं, फिनॉल का यूज में लेंगे। आर्टिकल्स को भी स्टरलाइज करता है और पोछे में इनमें भी याद करते हैं। और 3% इस्तेमाल लिया जाता है, 3%। फिनॉल इज अ केमिकल that is used that is used for mopping and cleaning articles. That is phenol 3%, that is phenol 3%। फिनॉल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक याद रखिएगा, फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड क्या है, फ्यूम्स के तौर पे, वेपर के तौर पे। आज ओटी को स्टरलाइज करना है, वार्ड को करना है, टीबी वाले वार्ड को करना है, तो आप क्या करेंगे, आईसीयू को स्टरलाइज करना है, फॉर्मल्डिहाइड का यूज करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, 100 क्यूबिक फीट जो होता है उसके अंदर हमें क्या करना है, 50 ml 40% वाला फॉर्मल्डिहाइड लेना है, उसका वेपर चालू करके छोड़ देना है और कमरे को बंद कर देना 4 घंटे तक, तो स्टरलाइज हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड क्या है, इन वार्ड स्टरलाइजेशन, वार्ड आईसीयू स्टरलाइजेशन, फॉर्मल्डिहाइड वेपर, फॉर्मल्डिहाइड वेपर इज यूज्ड, vapor is used, that is that is for 100 cubic feet, for 100 cubic feet use 50 ml 40% of formaldehyde, and close gates for 4 hours। फॉर्मल्डिहाइड वार्ड आईसीयू के अंदर स्टरलाइजेशन करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का जो 100 क्यूबिक फीट का एरिया होता है उसके लिए 50 ml काफी होता है, और जो 40% फॉर्मल्डिहाइड होगा वो सफिशिएंट होगा। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर टीबी के बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड का यूज करते हैं, जो टीबी के बैक्टीरिया को क्लियर कर देता है। इथाइलिन ऑक्साइड is used as vapor for TB sterilization, TB spore killing। टीबी के स्पोर्स को मारने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप जैसे कि हैलोजेंस का यूज कर सकते हैं। हैलोजेंस केमिकल्स लाइक क्लोराइड, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोराइड are used for disinfection। तो क्लोरीन का, आयोडीन का, फ्लोराइड का, इनका इस्तेमाल भी लेते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल भी लेते हैं, जिससे कि क्या हो, डिसइंफेक्शन हो जाए, साफ सफाई करने में इनका भी योगदान देते हैं। और वीक एंटीसेप्टिक एक और बताता हूं, जैसे कि बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो होता है वो भी एक तरह का वीक एंटीसेप्टिक है, अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। बोरिक एसिड इज अ वीक एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं,
ये आपने जो आज पढ़े वो सब क्या पढ़ा, स्टरलाइजेशन पढ़ा कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, और स्टरलाइजेशन के टाइप्स पढ़े कि स्टरलाइजेशन कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, एक होता है फिजिकली और दूसरा होता है केमिकल्स का इस्तेमाल करना। किसका, फिजिकल और केमिकल का इस्तेमाल करना। तो आज आपको एक होमवर्क यहाँ देता हूँ कि वो होमवर्क ये है कि जो फॉर्म एल्डिहाइड यूज में ले रहे हैं, फॉर्म एल्डिहाइड, वो आपका कितने परसेंट यूज में लेना है, परसेंटेज आपको बतानी है प्यारे बच्चों, क्या परसेंटेज बतानी है। के बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस।